हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10th का हिंदी बी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां पर हिंदी बी मतलब सभी सब्जेक्ट में भैया 30 एमसीक्यू और बाकी सब्जेक्टिव 31 नंबर से शुरू होता है। तो 31 नंबर से लेकर 52 नंबर तक देखने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्नोत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। और नहीं तो भैया सोच लीजिए बंदूक चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहां पर देखिए सारे प्रश्नोत्तर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मीठी बानी बोलने से औरों को सुख या अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। प्यार प्यार प्यारा प्यारा बात करने से, अच्छा अच्छा बात करने से अपने को भी अच्छा लगता है, सामने वालों को भी अच्छा लगता है। ठीक है, कैसे? तो इसका उत्तर देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि इससे सुनने वाले के मन में क्रोध और घृणा की भावना दूर हो जाती है। उसके बाद देखिए 32 नंबर, कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है। उत्तर देखिए, कवित्री अपने मन के आस्था रूपी दीपक से अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाह रही है। फिर देखिए 33 नंबर, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो यहां पर देखिए, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान स्वाभिमान गर्व और शान का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। देखिए 34 नंबर, आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। आत्मत्राण कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है और किसी से प्रार्थना कर रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर रखे और शक्ति दे कि इन मुश्किलों पर विजय प्राप्त पा सके। ठीक है, विजय प्राप्त पा सके, विजय विजय पा सके। फिर देखिए 35 नंबर, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे। तो इसका उत्तर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से जब भी वह बाहर से आता हर समय यही सवाल पूछते, अब तक कहां थे? बोलो बोलो, अब तक कहां थे? मतलब उनके बड़े भैया हमेशा डांटते रहते थे, अब तक कहां थे? पढ़ाई लिखाई 22.5, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, हलवा समझे हो, हलवा समझे हो। इस तरीके से खूब डांटते रहते थे। उसके बाद देखिए 36 नंबर, कलकत्ता वासियों यानी कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर देखिए, 26 जनवरी 1931 कोलकाता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, 1931 में ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था कि अब हम लोग अंग्रेजों का घंटा कोई बात नहीं सुनेंगे, अब हम लोग आजाद हैं तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर देखिए, शुद्ध सोना और गिनी का सोना अलग क्यों है। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों है? देखिए, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए यह ज्यादा चमकता है और वह शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में तांबा नहीं मिलाया जाता है। समझ में आया? शुद्ध सोना इतना नहीं चमकता है और थोड़ा कमजोर भी रहता है, मुलायम भी रहता है, लेकिन वहीं पर गिन्नी का सोना जिसमें तांबा मिलाया हुआ रहता है, चमकता भी एकदम खतरनाक है, मजबूत भी खतरनाक रहता है। फिर देखिए आगे 38 नंबर, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। क्यों कहा? तो देखिए इसका उत्तर, सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि सवार ही वजीर अली था और वह वह जाबाज सिपाही था। वह ऐसे लिख सकते हैं, वह एक
वह एक जाबाज सिपाही था। फिर देखिए 39 नंबर, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, कैसे किया है? तो इसका उत्तर देखिए, मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सर पर मोर पंख का जो मुकुट है उसमें वह बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उन्होंने पीले वस्त्र, मतलब उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और गले में वैजंती माला डाल रखी है। वह बांसुरी बजाते हुए गाय चरा रहे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर लगते हैं। ओके, चलिए 1 मिनट। तो यहाँ पर ये सब नहीं होगा और यहाँ पर क्या जाए 1 ओके 1, ठीक है, ओके ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि इस कविता के द्वारा मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। फिर देखिए 41 नंबर, कंपनी बाग में रखी गई तोप का क्या संदेश? भैया कंपनी बाग में एक तोप रखा हुआ था, पुराना सा तोप का क्या संदेश देती है? तो देखिए, कंपनी बाग में रखी तोप हमें सीख देती है कि कोई भी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तो उसे भी शांत होना ही पड़ता है। इसके अलावा यह हमें अंग्रेजों के शोषण अथवा अत्याचारों की याद दिलाती है और बताती है कि सुरक्षा और हितों के प्रति सचेत रहें। यह हमारे उन तमाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद करने और उनके बताए मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, वामिनों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आता है वामिनों से मिलने के बाद? भैया प्रेम कहानी हो तो ऐसी, ठीक है, प्रेम कहानी हो तो ऐसी। वामिनों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में यह परिवर्तन आया, उसका हृदय वामिनों के लिए बेचैन था। उसने किसी तरह दिन व्यतीत किया और वह शाम की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शांत गंभीर जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित और रोमांचित था। वह दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव के समुद्र के उस किनारे पहुंच गया जहां वामिरों से मिला था। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था और उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, वामिरों उससे मिलने आएगी या नहीं आएगी, प्रेम कहानी पूरा होगा या नहीं होगा। तो यही था, मतलब बेचैन था, बेचारा बेचैन था, क्या करेगा, हाय इसके का मारा था। ठीक है, तंतारा वामिरों के इंतजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 43 नंबर, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को क्यों पीछे धकेल रहे हैं? तो देखिए, प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है और बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए वन जंगल तो खत्म कर रही है, साथ ही समुद्र के किनारे इमारतें बनाने के कारण समुद्र को पीछे किया जाता है। जंगल को तो काट काट कर घर बना रहे हैं हम लोग, समुद्र को भी भोत दे रहे हैं, कचरा से, मिट्टी से, बालू से, समुद्र में पानी डाल डाल के भैया समुद्र में घर बना दे रहे हैं। समुद्र के बीच में नहीं, किनारे में, नहीं तो समुद्र के बीच में कोई, समझिए, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। आप लोग सुनते होंगे मुंबई, किसी जमाने में मुंबई में मतलब समुद्र टच तो है ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा एरिया था पानी वाला। अभी उसमें मिट्टी भर के, बालू भर के, कचरा भर के, ये वो भर भर के भैया अब प्लेन कर दिया गया है पूरा, और वहां पर लोग रहते भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे 44 नंबर, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हमेशा रहते हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की
प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए कितना कम और एकदम सटीक सटीक शब्दों में उत्तर दिया हुआ है। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, कातरता, सहिष्णुता आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। आज के समाज को सत्य अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चले तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है। सारे प्रश्नोत्तर को याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद नहीं करोगे, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, जो बच्चों का ज्यादा मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, उसको मेरे तरफ से फुचका, ठीक है, और जो बच्चों का कम नंबर आएगा उसको मेरे तरफ से AK-47 का गोली, सोच लीजिए। यह चलता भी है गोली, ठीक है, उड़ा दूंगा, परीक्षा अच्छा नहीं लिखोगे। आगे देखिए 45 नंबर, संधि और समास में क्या अंतर है? संधि समास में क्या अंतर है? बोलो 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 बोलो, संधि और समास में क्या अंतर है? तो देखिए संधि में शब्दों का विभक्ति या लोप होता है, ठीक है। समास में शब्दों का विभक्ति हो जाता है। संधि के लिए दो वर्णों के संयोजन और विकार की गुंजाइश होती है। समास के लिए इस संयोजन या विकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर देखिए 46 नंबर, पद और मतलब शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद में क्या अंतर है? देखिए उत्तर, वर्ण समूह जो बनता है वह शब्द कहलाता है। मतलब वर्ण का जो समूह है उसको शब्द कहते हैं, परंतु जब किसी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। मतलब आप यहां पर देखिए राम, राम बस बोलिएगा तो ये क्या है? शब्द है, शब्द है, ठीक है। राम क्या है? यहां पर मैं लिख दिया राम, राम क्या है? शब्द। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं राम खाता है, एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब इसमें राम क्या है? राम अभी पद बन गया, शब्द ही है लेकिन अभी पद बन गया जब इसका वाक्य बन गया। खाता क्या है? शब्द ही है लेकिन अभी यहां पर पद बोलेंगे। क्या पद? कर्ता पद, ठीक है। इस तरीके से होप आप समझ गए होंगे। अगला बढ़ा जाए, आगे 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 बढ़ा जाए। यस सर, यस सर, 47 नंबर सर। देखो सर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे? हरिहर काका को महंत और अपना भाई सब एक ही खेत का मूली लगता था। सब हरिहर काका का दौलत के पीछे करके जीभ लंबाए हुए एकदम, तो मतलब लालच भरा हुआ था। हरिहर काका का जितना संपत्ति था उस पर लालच दिखा रहा था कौन? महंत और उनके सब भाई, ठीक है। उत्तर देखिए, दोनों ही स्वार्थी थे, महंत भी और हरिहर काका का भाई लोग भी। एक नंबर का लुच्चा और एकदम एकदम स्वार्थी था। और हरिहर काका की जमीन लेना चाहते थे, इसलिए हरिहर काका ने अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। इसीलिए हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। उसके पास 15 बीघे की जमीन थी। उनके भाई उन्हें सिर्फ जमीन के लिए रख रहे थे। दूसरी ओर महंत ने भी एक दिन बड़े प्यार से जमीन को ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए कहा। जब काका नहीं माने तो अपहरण करके मारा पीटा और जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले लिया। इस तरह दोनों का लगाव काका से नहीं उसकी जमीन से था। भैया महंत भी वैसे ही किया, ठीक है। महंत भी हरि काका को किडनैप कर लिया और चलो ठेपा मारो, यहाँ पर साइन करो, जमीन अपना जमीन को मेरे नाम करो, ऐसे बोलने लगा महंत भी। और उस महंत चलो किया तो किया, उसका अपना भाई लोग भी किया, ठीक है। जबरदस्ती मारपीट, साइन करो साइन करो साइन करो। तो भैया पढ़ लिख लो, नहीं तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला बात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर।
सपनों के दिन पाठ के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पर पीटी सर का थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच बताना है। देखिए यहां ओके, पीटी सर का नाम प्रीतम चंद था। उनका चेहरा दागों से भरा था, उनकी आंख बाज की तरह तेज थी, वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। उन्हें किसी ने स्कूल के समय में मुस्कुराते नहीं देखा। देखिए बाह्य विशेषता क्या थी, उनका कद ठिगना और बदन गठीला था। वे खाकी वर्दी पहने रहते थे। उनके पैरों में चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट लगे होते थे। प्रीतम चंद पढ़ाने के प्रति बहुत सचेत थे, बहुत सचेत रहते थे। पाठ याद न करने पर बर्बरता की हद तक सजा दे देते थे। खूब धोते थे, धो धो के एकदम खूब धोते थे, मतलब पीटते थे। उनकी इसी रूप से उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। फिर देखिए काउंटिंग की परेड कराते समय उनका रूप लड़कों को बहुत अच्छा लगता था। तब वे सामान्य व्यवहार से हटकर लड़कों को उत्साहित करते हुए शाबाशी देते थे। बस भैया 3 गो लिख दीजिएगा, हो जाएगा। आप चाहते हैं तो चौथा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1 लाइन तो बनता है। जितना पॉइंट लगाइएगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। आधा देखेंगे लेकिन इसको देखेंगे। देखिए अंत में उन्हें एक नरम दिल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो नौकरी से निकाले जाने पर दुखी ना होते थे और प्रेम पूर्वक अपने तोतों को बादाम की लड़ियां खिलाते थे। बस इतना लिख दीजिएगा, डन। आगे देखो भैया, 49 नंबर। टोपी और इफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो देखिए टोपी इफन की दादी बेशक अलग अलग धर्म से थे, परंतु जब भी टोपी उनके घर जाता, टोपी की दादी उसे स्नेह से अपने पास बैठाती थी, ठीक है, बैठाती थी इस तरीके। टोपी को उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। वे उसे बार बार कुछ ना कुछ खाने देती थी, पर वह खाने से मना कर देता था। फिर भी इफन की दादी टोपी को अपमानित नहीं करती, इस कारण दोनों का संबंध अटूट था। डन हो जाएगा, याद कर लेना है। नहीं होगा तो भैया गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ, खाने के लिए। अगर देखो 50 नंबर, आदर्श विद्यार्थी के अर्थ, मतलब आदर्श विद्यार्थी पर निबंध लिखना है। आदर्श विद्यार्थी पर निबंध लिखना है। क्वेश्चन यहां पर है, निबंध आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी पर निबंध लिखना है। तो आप ऐसा कीजिए, ये आप अपने से कर लीजिएगा, हो जाएगा। आदर्श विद्यार्थी वाला हो जाएगा आराम से। नहीं होगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपके नोट में बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। आदर्श विद्यार्थी इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस पर भी निबंध लिखना, मतलब दोनों में से एक पर, के अलावा भी बहुत सारा है। आप लोग निबंध वाला अपने से कर लीजिएगा भैया। निबंध को एकदम आखिरी में बनाना है, सबसे आखिरी में लिख लिख के पूरा पेज भर देना है, ठीक है। लिख के पूरा पेज भर देना है। और जब भी आप लिखते हैं निबंध, लास्ट में उपसंहार जरूर दे, उपसंहार मतलब कंक्लूजन जरूर दे, ओके। चलिए ठीक है, वेट, एक क्वेश्चन छूट गया, मैं क्वेश्चन भी ऐड कर लूं। तो देखिए यहां पर 52 नंबर, वैसे 20 मिनट हो चुका है, पर ठीक है इसको भी देख लेते हैं। 52 नंबर, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में माननीय विधायक को आमंत्रित करने के लिए बाल सदन की ओर से एक अनुरोध पत्र लिखे। बाल सदन की ओर से
अपने विद्यालय में माननीय विधायक जी को बुलाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखना है सेवा में माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा। कुटी आप लिख सकते हैं, रांची लिख सकते हैं, कांके लिख सकते हैं, अपना अपना हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण। देखिए माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव दिनांक, यहाँ पर डेट लगाइएगा, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया हूँ, कुछ डेट लगा दीजिएगा, एग्जाम डेट भी चलेगा, आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम आपके सम्मानित मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आपके अनुभव और प्रेरणा से न केवल विद्यालय बल्कि समस्त विद्यालय परिवार लाभान्वित होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है, यहाँ पर ऐसे करके बस निम्नलिखित है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिनांक लगाइएगा, समय लगाइएगा, स्थान विद्यालय परिसर। आपकी सहमति और उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। कृपया अपनी स्वीकृति हमें दिनांक इतना तक प्रदान करें, धन्यवाद। और यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिएगा, प्रधान प्रतिनिधि बाल सदन विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, बस क्या संपर्क लिखने का जरूरत नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा। देखिए एक एप्लीकेशन आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, ये संभावना है आएगा इस तरीके से, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और याद कर लीजिएगा सभी प्रश्नोत्तर। अगर याद नहीं करोगे तो भैया सोच लो मेरे तरफ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, गोली खाओगे भैया, ठीक है। हाँ ये क्या है, ये तो खराब बंदूक है भैया, नकली बंदूक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में अच्छा मार्क्स आएगा। उसके बाद में आप लोगों के लिए और भी एक सेट कोशिश करूंगा डालने का, उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी अच्छे से पढ़ें, खूब मन लगाकर पढ़ें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।